नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। ग्राम पंचायत अनंतपुरा के सरपंच श्रीमान बाबूलाल चौधरी से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने ग्राम पंचायत में अब तक हुए विकास कार्य और विकास कार्यों के अंतर्गत आ रही समस्याओं को लेकर बातचीत करते हुए खास मुलाकात की। तो आइए देखें वीर सिंह राय की यह खास मुलाकात सरपंच बाबूलाल चौधरी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ में वीर सिंह। पहले तो मैं बता दूं, जिस शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं वो अपने पंचायत वासियों के लिए और अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। युवा साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो भी वर्तमान अनंतपुरा के सरपंच भी हैं और सरपंच होते हुए भी इन्होंने काफ़ी टाइम से पार्टी के साथ भी ये रहे हुए हैं। और बात करें छात्र नेता की, छात्र नेता से भी ये रह के आए हैं और बात करेंगे इनके राजनीतिक परिचय की, फिर अपने लोकसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उन पे बात करेंगे। क्या इनके विचार है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, क्या कैंडिडेट का लग रहा है इनको, कौन सा कैंडिडेट अपने क्षेत्र से भारी रहेगा। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी सर। जी सर। श्रीमान जी, सबसे पहले तो हमारी जनता आज आपको देख रही है, वो हम आपसे राजनीति का परिचय जानना चाहेंगे। राजनीति की शुरुआत आपकी कब और कहाँ से हुई? मैं 2010 से राजनीति में हूँ। मैं 2010 में मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज महाराजा कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव लड़ा जी। और मैं मेरे साथियों के सहयोग से वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष रहा 2010-11 में जी। उसके बाद में मैं 13-14 में NSY का प्रदेश महासचिव के तौर पे मैंने काम किया जी। और उसके बाद में मैं 2018 में फुलेरा विधानसभा से मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा जी। और 2020 में मैं सरपंच बना ग्राम पंचायत अनंतपुरा से जी। और अभी 2023 में जब वापस से युवा कांग्रेस के चुनाव हुए तो मैं प्रदेश में जिले में उपाध्यक्ष के पद पर मैंने चुनाव लड़ा अध्यक्ष का और मैं उपाध्यक्ष बना। जी सर। सर राजनीति कम से कम आपके 13 से 14 साल के समथिंग हो गए, आप करते आ रहे हैं और युवा सरपंच हैं और युवा साथियों के साथ में आप कॉलेज टाइम के अंदर रहे हुए। आप बारीकी से बारीकी चीज़ जानते हैं कि युवाओं की क्या समस्या है, कि युवा इतने बेरोजगार हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं आपसे युवाओं के प्रति बात करना चाहूँगा। क्या लोकसभा के अंदर कोई राजनेता युवाओं का मुद्दा उठाए तो वो क्या उठाए? आज आपको युवा भी देख रहे हैं राजस्थान के। देखो, मैं आपको बताऊं, मैं युवाओं की दिल की बात में जान सकता हूं क्योंकि मैं उनके बीच रहा हूं और रहता हूं। और इसके साथ में युवा और किसान, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, गरीब किसान और मजदूर किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, किन चीज़ों की उनको ज़रूरत है और कैसे उनका जीवन स्तर सुधारा जा सकता है, ये चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से समझता हूँ। आज का युवा सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, अच्छी एजुकेशन की और इसके साथ साथ में किसान वर्ग जो है उसको शिक्षा और चिकित्सा, इन चीज़ों की ज़रूरत है। आज जब से 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी हुई है, अभी वर्तमान में यहाँ विधानसभा चुनाव जीत करके राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी हुई है। ये लोग जो युवाओं को जितना रोजगार देने की बात करते थे वो रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि ये जैसे ही विधानसभा चुनाव जीत के यहाँ राजस्थान में आए, इन लोगों ने राजीव गांधी जो युवा मित्र योजना में जितने 5000 मेरे युवा साथी जो लगे हुए थे उनको हटा दिया। उनके अलावा इन्होंने अग्निवीर योजना हिंदुस्तान में ये लेके आई सेंट्रल सरकार, उसमें 1.5 लाख युवा ऐसे हैं जिनको उनका एग्ज़ाम लिया गया, उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण किया गया और उनका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ होके उनको मात्र अंतिम सूची निकालने के बाद में ज्वाइनिंग लेटर देना बाकी था। उस वक्त ये लोग अग्निवीर योजना लेके आए और उन 1.5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ इन्होंने कुठाराघात किया, जो आज भी दिल्ली की सड़कों पे इनका विरोध करते हुए बैठे रहते हैं। जी जी जी। तो इस तरीके से ये लोग रोजगार देने की बात करते हैं लेकिन जिनको मिल रहा है रोजगार वो भी ये छीनने का ये लोग काम करते हैं। अगर देश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो देश में आपराधिक प्रवृत्तियां भी बढ़ेगी और इसके साथ में युवा का इस राजस्थान में और केंद्र की सरकार के ऊपर से भरोसा लगभग पूरी तरीके से टूट चुका है। जी सर। श्रीमान जी, एक चौधरी साहब मेरे पास नई बात मैं इसको कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं देखा गया था विधानसभा के अंदर पार्टियों के अंदर भी गुट बने हुए थे, कोई इस गुट का था और कोई इस गुट का था।
तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप काफ़ी टाइम से NSUIB भी रह चुके हैं, क्योंकि छात्र नेता से आप निकले हुए हैं। क्या पार्टियों के अंदर इस तरह के गुट बना के चलना क्या पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? देखो, गुटबाजी तो पार्टी में भी नुकसानदायक है और परिवार में भी नुकसानदायक है और रिश्तेदारी में भी। अब अगर अपन गुटबाजी करें तो गुटबाजी हर जगह नुकसानदायक है। मुझे लगता है कि कहीं भी एक विचारधारा में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए और ये मनभेद कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं रहा। हाँ, हो सकता है कुछ मतभेद हों और कुछ बातों को लेकर आपस में असमंजस हों, बाकी मनभेद कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं रहा। मतभेद हो सकता है, बाकी गुटबाजी के मैं कभी पक्ष में नहीं रहा और गुटबाजी किसी भी दल में और ना किसी भी परिवार में भी नहीं होनी चाहिए गुटबाजी। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। कहीं ना कहीं लोग पीपल गट्टे पे बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत सी नई चीज़ें निकल के आती हैं। लोग कभी कभार तो पार्टियों के लिए लड़ भी जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि युवा चेहरा या ओल्ड मैन या ऐसा कौन सा कदावर नेता है जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेगा? आपकी भी काफ़ी पकड़ है या इस क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं से आप मिलते रहते हैं, क्या कहना चाहोगे युवा नेता पे? देखिए, यहाँ जयपुर ग्रामीण में नया चेहरा और यूथ में से अगर कोई आता है तो यहाँ का युवा जिसको रोजगार की तलाश है, जो अन्य किसी क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको उम्मीद है कि कोई नया आदमी आएगा। देखो, 2014 में जब बीजेपी की सेंटर में सरकार बनी तो इसी तमाम हिंदुस्तान के युवाओं ने मिलकर के बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में बनाई। उसके बाद हुआ क्या, इन लोगों ने धीरे धीरे उन्हीं युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम शुरू किया। अब वही लोग ये चाहते हैं कि इनको अब किस तरीके से बदला जाए। तो अगर नया आदमी, युवा आदमी अगर जयपुर ग्रामीण में आएगा तो 100% ये आप मान के चलिए कि जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस सरकार के पक्ष में जाएगी। जी, कांग्रेस की पार्टी के झोले में जाएगी। जी सर। आज आपको कार्यकर्ता भी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी चाहिए, वैसे तो डोर टू डोर मेहनत भी की जा रही है, राजनेता भी आप देख रहे हो कि गांव टू गांव दौरे किए जा रहे हैं, मीटिंगें ली जा रही हैं, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखो, मैं तो आज के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, अगर ये किसी भी तरीके से, किसी भी पाखंड से, किसी भी धोखे से, किसी भी झूठ से, किसी भी जुमले से अगर 2024 की सरकार सेंटर में अगर बीजेपी बना लेती है तो आप ये तय मान के चलिए कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। ये लोग 368 सीटों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ये लोग 368 सीटें अगर मिल जाएगी तो ये संविधान तक को बख्शने वाले लोग नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब तक भी संविधान में इतनी छेड़छाड़ कर दी जिसकी आप सोच नहीं सकते। तो मैं तो आज के युवाओं को इससे ये अपील करूँगा कि खुद का भविष्य देखें, अपने बच्चों का भविष्य देखें, आने वाली पीढ़ी का भविष्य देखें, इस हिंदुस्तान की प्रगति देखें, विकास देखें। ये लोग विकसित भारत का सपना दिखा करके विकासशील भारत को भी, विकासशील की जो लिस्ट है उससे इन लोगों ने हिंदुस्तान को बाहर निकलवा दिया। ये दिखाते सपना बहुत अच्छा है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चलता है वो किसी को नहीं पता। अभी जो नया इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, ये मान के चलिए कि न्याय व्यवस्था जो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने दी, ये उसी का नतीजा है कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों को पता चला। तो लगभग इनके अब धीरे धीरे सारे पर्दे खुलते जाएंगे और आज का युवा समझ रहा है और वो 100% बीजेपी के सरकार को 2024 में हिंदुस्तान से बाहर करेगा। जी, दल बदलने की नीति को क्या कहना चाहोगे आप? जैसे कि पार्टियों के नेता, जैसे अभी पिछले दिनों में देखा कि राहुल कसबा जी को टिकट के वैसे उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं दी गई, वो कांग्रेस में आ गए। और यहाँ जयपुर ग्रामीण में भी अपने नेता हैं जैसे लालचंद जी कटारिया साहब, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ गए। रिशपाल जी मिर्दा साहब, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। और भी काफ़ी नेता हैं राजस्थान के अंदर बड़े बड़े पद पर रहे हुए। क्या कहना चाहोगे दल बदलने की प्रक्रिया पे? देखिए, ये मेरा आपको मैं निजी वे बता देता हूँ दल बदलने की प्रक्रिया पे, कि ये दल बदलने की जो प्रक्रिया है ये भी एक स्वार्थपूर्ण नीति है। देखिए, जिस पार्टी ने, चाहे आपको कांग्रेस ने दिया हो या आपको बीजेपी ने दिया हो या सपा ने दिया हो, किसी भी पार्टी ने आपको आपकी राजनीति का जिसने जन्म किया हो, जो जननी है एक राजनेता के लिए, एक माँ जो जन्म देती है वो, और जो वो पार्टी जो उसे नाम देती है, जो उसे जगह देती है, जो उसको क्षेत्र देती है, वो दोनों बराबर है। तो
तो आप अगर उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह अगर जा रहे हैं तो मेरी नज़र में वो गलत है जी ये बात। जी सर। अब मैं आपके सरपंच पद को साइड में रखते हुए और एक पार्टी के नेता को साइड में रखते हुए आप एक समाज सेवी के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी आपको देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी आज आपको देख रहे हैं, वोट कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, बीजेपी के अंदर ऐसा कौन सा चेहरा है, क्या लग रहा है आपको कि इस चेहरे को टिकट दी जाए तो ये टक्कर में रहेगा या कैंडिडेट भारी रहेगा? अब एक आम ग्रामीण के रूप में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए बीजेपी किसी को चेहरा मानती नहीं है। बीजेपी तो एक ही चेहरा मानती है, मोदी जी दूसरा मान लो अमित शाह। जी इसके अलावा मुझे तो कोई चेहरा नज़र आता नहीं है। ये लोग ये मानते हैं कि हम चेहरा है और हम जिसको टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा। जी 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 बाकी आप बताइए जयपुर ग्रामीण में आज कौन सा ऐसा बीजेपी का उम्मीदवार है लोकसभा का जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जो भी नाम चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। सिर्फ वो एक नाम आएगा, ऊपर से फरमान आएगा, वो यहाँ आके लागू हो जाएगा। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आता, बीजेपी के मेरे जो भाई हैं जो कार्यकर्ता हैं वो भी मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा आदमी आएगा जो आप ना तो आपको जानता होगा ना आप उसे अच्छे से जानते होंगे, और आपका जो सबसे बेशकीमती चीज़ है मत, आप उसको दे दोगे और फिर आपको वो संभालने नहीं आएगा। फिर आप बगैर बैठ के रोते रहोगे, यार हमने वोट दिया वो आया नहीं। अरे आएगा कैसे? आपके बीच का आदमी हो, उसको अगर टिकट दिया जाए, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके काम में, आपके विकास में भागीदारी करे, तब तो कोई बात भी है। तो ऐसा कौन सा चेहरा बताएं हम आपको? चेहरा एक ही है इनके पास, मोदी, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो सर मैं और भी जैसे अपनी पंचायत स्तर पे आ जाते हैं, अपने वापस लोकसभा पहुंच से अपनी बातें भी की। पंचायत के अगर देखें तो आपका 3 साल का कार्यकाल भी पूर्ण हो गया। ग्राम पंचायत के भी विकास के मुद्दे बहुत होते हैं। जब आप चुनावी मैदान में थे, आपके साथ में युवाओं का भी हमने रश देखा बहुत ज़्यादा था। युवा आपको बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे थे अपने वोटिंग के अंदर, बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें सब आपको सहयोग किया। इस पद का ताज भी आपको सरपंची पद का पहना दिया। आपकी ग्राम पंचायत की क्या समस्या थी जिसके ऊपर आप खरा उतरे और अभी 8% आपने विकास करवाया है और 3 सालों के अंदर जो सबसे आज तक काम नहीं हुआ वो काम करवाया है? ऐसी पंचायत में कोई समस्या को दूर किया आपने? देखिए मेरी जयपुर ग्रामीण का जो ग्रामीण क्षेत्र है जी जी ये लगभग ड्राई जोन हो चुका है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो आज मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 90% घरों में 90% घरों में नल कनेक्शन से आज पानी जाता है। जी पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, उसको 90% मैंने सोल्व किया है। और यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ के बच्चों के लिए खेलने की। जी जी तो यहाँ अभी आप जैसे आए होंगे तो रास्ते में आपने देखा होगा काम भी चल रहा होगा। तो यहाँ 50 लाख की लागत से हम लोग यहाँ खेल मैदान तैयार करवा रहे हैं, जो तकरीबन 2 या 3 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे क्या होगा, बच्चों की शारीरिक एक्सरसाइज भी होगी और खेल के क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे तो देश का भी नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का भी करेंगे और हमारे छोटे से गाँव का भी नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ एक स्वास्थ्य भवन बनवाया है, उसकी समस्या थी क्योंकि पहले एक निजी 2 कमरे थे उनमें उप स्वास्थ्य केंद्र चला करता था, उसका भवन हमने अलग से बनवाया है। हमने अलग से सहकारी समिति की यहाँ उसका वो ग्राम सेवा सहकारी समिति का हमने गठन करवाया है। मोटा मोटा ये जो काम थे, बाकी रोड सड़कें ये सब चलती रहती है। रोड लाइटें लगवाई है हमने और बाकी छोटे मोटे काम जो भी हैं जितने स्वच्छता के हैं वो सब काम हमने लगभग ग्राम पंचायत में करवाया है। जी देख सकते हो 3 साल के कार्यकाल में क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य करवाया। 2 साल इनके कोविड में भी निकल गए, फिर भी अच्छा काम करवा दिया समय रहते हुए। तो जैसे कि बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के अंदर अगर बात की जाए पार्टी विचारधारा की, तो सर अभी कांग्रेस से बिलोंग करते लंबे टाइम से और अभी वर्तमान इनके एमएलए साहब से, आज एमएलए साहब भी देख रहे हैं, क्या उम्मीद करना चाहोगे अपनी पंचायत के विकास के लिए? मैं एमएलए साहब से हमें तो पूरी उम्मीद है साहब, और उम्मीद क्या है, उन्होंने बहुत सहयोग भी किया है जी जी हमारी ग्राम पंचायत के विकास में। पहले एमएलए नहीं थे, सरकार थी, तो भी हमारे कहने से काफ़ी उन्होंने अनुशंसाएं की है और सरकार से ग्राम पंचायत को पैसा भी दिलाया और हमें पूर्णतः विश्वास है। अभी फ़िलहाल वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, जैसे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा आप ये मान के चलिए कि इस फुलेरा में विकास की नई गंगा बहेगी। ये तो थोड़ा सरकार का प्रभाव रहेगा कि विपक्ष की सरकार है, विपक्ष और विपक्ष का आप भी समझते हैं फ़र्क रहता ही रहता है। बाकी जितना हो सकेगा उससे डबल हमारे विधायक साहब काम आए काम के लिए, ये मान के चलो उनकी मंशाएं फुलेरा के विकास के। तो सर लोकतंत्र का त्यौहार भी आ गया,
और आज आपकी जनता भी आज आपको देख रही है, आपके पंचायत वासी, अपने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र वासी आपको देख रहे हैं। आने वाले चुनाव पे, लोकसभा चुनाव के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने के लिए अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से, सरपंच होने के नाते? मैं मेरे युवा साथियों और आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि 2024 का जो चुनाव है, इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का चुनाव है, आपके आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा, उनके भविष्य का चुनाव है। तो आप इन सब बातों को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में मत का प्रयोग करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मत का प्रयोग करें, ताकि आपका भविष्य, आपका संविधान और आपका लोकतंत्र बचा रहे, आप खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें हमेशा। जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेगी वो होगा। लेकिन सरपंच ने अपने विचार दिए, अपने मंशाएं बताई, जो अपनी टिप्पणियां थी वो भी की इन्होंने। और पार्टी के लिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि अपने कैंडिडेट को अपने सिस्टम के साथ आप चलिए। सर, होली के पावन पर्व पे अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये भी अभी त्यौहार ही है अपना 26 जनवरी को जाने वाला हिंदू धर्म का, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे सर, होली पे, अपने पावन पर्व पे? देखिए, पर्व तो अभी जस्ट होली आने वाला है, और हिंदू धर्म तो ऐसा है, उसमें तो रोज ही लगभग नए पर्व रहते हैं। तो मैं आने वाले होली के पर्व पे समस्त ग्रामवासी, पंचायतवासी और प्रदेश विधानसभा वासियों को ये शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सब खुशहाल रहें, समृद्ध रहें। जिस तरीके से ये रंगों का त्यौहार है, आपके जीवन में 7 प्रकार की खुशियां रहें और आप हमेशा खुश रहें, मंगलमय रहें। मैं ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सब लोगों के लिए। आज की खास मुलाकात बाबूलाल जी चौधरी जी के साथ, जैसे कि हमने इनसे इनकी मंशाई जानी, ग्राम पंचायत के मुद्दों पे बात की, लोकसभा चुनाव पे बात की। सर, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। बने रहिए हमारे साथ।